स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इलिप्स के बारे में पढ़ेंगे। इलिप्स को हिंदी में दीर्घवृत्त बोलते हैं और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं इलिप्स कॉनिक सेक्शन का एक टाइप है। सबसे पहले हम कॉनिक सेक्शन से इलिप्स का व्यू ले लेते हैं कि इलिप्स दिखता कैसे है और किस प्रकार से कॉनिक सेक्शन से उसे देखा जा सकता है। तो इसके लिए लेट अस सपोज दैट दिस इज ए कोन, हिंदी में इसे शंकु बोलते हैं। ये इसका सर्कुलर बेस है और सर्कुलर बेस का सेंटर है। सेंटर को हम ऐसे मिला दें तो ये एओ कोन का ये एक्सिस है। इसको जनरेटर बोलते हैं, एबीसी को। मान लीजिए कि एक जनरेटर और एक्सिस के बीच अल्फा एंगल बना हुआ है। तो हम लोग ये भी जानते हैं किसी कोन के वर्टेक्स और बेस के बीच वाला जो ये पोर्शन होता है इसको हम नैप बोलते हैं। और पैराबोला, एलिप्स, सर्किल वगैरह वगैरह जो टाइप है वह कोन के नैप को सेक्शन करने से ही मिलता है। तो आइए देखें कि इस नैप को हम किस प्रकार से सेक्शन करें कि हमें इलिप्स मिल जाए। तो इसके लिए ये हमारा नैप है। यदि इस पर हम इस प्रकार से ब्लेड चलाएं कि ब्लेड का डायरेक्शन और एक्सिस के बीच का एंगल अल्फा से बड़ा हो जाए तो हमें इलिप्स मिलेगा। अल्फा जितना एंगल है उस एंगल से बड़ा एंगल बनाते हुए हमको ब्लेड मारना है और 90 से कम रहना चाहिए बट अल्फा से बड़ा होना चाहिए। तो उस केस में हमें इलिप्स मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप इस टाइप से ब्लेड यदि चलाते हैं तो ये ब्लेड का डायरेक्शन, मानिए ये ब्लेड का डायरेक्शन है, तो ब्लेड का डायरेक्शन और इस एक्सिस के बीच का जो ये बीटा एंगल होना चाहिए वो बीटा अल्फा से बड़ा होना चाहिए बट 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। यदि आप आइडिया ये चाहते हैं कि किस प्रकार समझानेंगे कि अल्फा से बड़ा एंगल होगा तो इसकी आइडिया बड़ा सिंपल है। देखिए, ये जो जनरेटर है वह एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। यदि आप अपना ब्लेड इस जनरेटर के पैरेलल आप मारेंगे, पैरेलल ब्लेड मारेंगे तो ये एंगल जो होगा तो भी जहाँ बीटा लिखा हुआ है वो अल्फा के बराबर हो जाएगा। आपको जब ब्लेड चलाएं तो जनरेटर के पैरेलल ना होके थोड़ा और वर्टेक्स की ओर उठा के ब्लेड मारेंगे तो ये एंगल बीटा अल्फा से बड़ा हो जाएगा। और वैसी सिचुएशंस में जो ये आपका सेक्शन देगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, दिखेगा। इसको हम अलग फिगर में बना के दिखाते हैं। ये जो आपका बनेगा वो इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ से कटने के बाद ये ऊपर वाला पोर्शन हटा देंगे और तब फेस सामने से दिखने पर आपको ऐसा ही ये दिखने को मिलेगा। और ये वाले पोर्शन को जब आप फ्रंट से देखेंगे तो आपको इस टाइप का आकृति देखने को मिलेगा। यही जो आकृति है इसे हम इलिप्स कहते हैं। यही हो गया आपका एलिप्स। तो अब बारी आती है कि ज्योमेट्रिकली व्यू तो मिल गया इलिप्स का, लेकिन हम अपने रियल लाइफ में प्लेन में इलिप्स को कैसे खींच सकते हैं। तो इसके लिए ऑब्जर्वेशन है कि पॉइंट में, प्लेन में दो फिक्स पॉइंट ले लें और उस प्लेन में एक पॉइंट को इस प्रकार से चलने दें कि उसका डिस्टेंस ये दोनों पॉइंट से
मान लेते हैं F1 और F2 ये दो फिक्स पॉइंट प्लेन में लिए, और इस प्लेन में कोई एक सा पॉइंट को हम टैप करते हैं, और तो उसका कुछ ना कुछ इस दोनों फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस होगा। अब इस पॉइंट P को इस प्लेन में हम मूव करने दें इस प्रकार से कि ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट रखते हुए चले, तो जो आपका शेप मिलेगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। जो शेप मिल जाएगा वो इस टाइप का देखने को मिल जाएगा। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पॉइंट है, ये यहाँ जाएगा, तो दोनों से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट कैसे रख सकता है? तो रख सकता है। मान लेते हैं कि अभी जो इसका पोजीशन है वह दोनों फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का सम फॉर एग्जांपल 8 आता है, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। यहाँ से मान लेते हैं कि 5 डिस्टेंस होगा, यहाँ से 3 डिस्टेंस होगा, 5 + 3 8। अब यह थोड़ा सा अपने स्थान से इस प्रकार से डिस्प्लेस होता है कि यहाँ से इसका डिस्टेंस यदि 4 हो जाए तो इसको मैनेज करना पड़ेगा, यहाँ से डिस्टेंस 4 लेना पड़ेगा, तो 4 4 8 हो जाएगा। फिर अपना यह पोजीशन यदि 5 कर लेता है यहाँ से, तो इसको मैनेज करना पड़ेगा, यहाँ से इसका डिस्टेंस 3 कर लेगा, तो 5 + 3 8 हो जाएगा। इस प्रकार से अपना मैनेज करता हुआ अपने दोनों फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट रखते हुए यदि यह प्लेन में चलता है, तो इसका जो लोकस होता है, जो बिंदुपथ होता है, जो ट्रैक होता है, वह इलिप्स के जैसा होता है। सो ये इलिप्स बन जाता है। इस तरह से हम बड़ी आसानी से इलिप्स को डिफाइन कर सकते हैं। हम डिफिनीशन लिख सकते हैं एलिप्स का कि if a point moves in a plane such that the sum of whose distance from two fixed point in the plane is always constant, then the locus of the moving point is called ellipse। सो इस तरह से हम इसका डिफिनीशन दे सकते हैं। लिखा है इफ ए पॉइंट मूव्स इन ए प्लेन सच दैट द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन is always constant, then the locus of the moving point is an ellipse। locus means उसके चलने से जो पथ बनता है वो ellipse होता है। सो ये हमारा डिफिनीशन हो गया। इस तरह से कॉनिक सेक्शन से हम ellipse का व्यू लिए और अपने रियल लाइफ में एक प्लेन में इस कंडीशन के तहत कि एक पॉइंट दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस के सम को कांस्टेंट रखते हुए जब चलता है, तो जो उसका ट्रैक होता है, जो उसका लोकस होता है, जो उसका बिंदुपथ होता है, वह एलिप्स बनाता है। और उस कंडीशंस से हमें ये डेफिनेशन मिल गया।
अब हम इलिप्स के डिफरेंट ऑर्गन्स पार्ट्स के बारे में एक एक करके स्टडी करते हैं। So now we are familiar with introduction of ellipse and their definitions। अब हम लोग इसके परिभाषा और अवधारणा से परिचित हो चुके हैं। सो डिफिनीशन में हमने देखा कि एलिप्स में दो फिक्स्ड पॉइंट होता है और उससे डिस्टेंस के सम को कांस्टेंट रखते हुए जब कोई पॉइंट प्लेन में मूव करता है तो एलिप्स बनता है। सो ये दो फिक्स्ड पॉइंट जो होते हैं, द टू फिक्स्ड पॉइंट्स are called foci of the ellipse। पहली नंबर बात, प्लेन में जो दो फिक्स्ड पॉइंट हम लेते हैं वो एलिप्स का फोसी कहलाता है। फोसी इज द प्लूरल ऑफ फोकस, बिकॉज एलिप्स के पास दो फोकस होते हैं, इसीलिए फोसी यूज किया जाता है। नाउ वी ज्वाइन द टू फोकस एंड एक्सटेंड टू कट द एलिप्स एट A1 एंड A2। जब दोनों फोकस को हम मिला देते हैं तो इसका मिड पॉइंट जो होता है O से सूचित करते हैं हम, वो सेंटर कहलाता है एलिप्स का। और ये दोनों फोकस को मिलाने वाला लाइन को एक्सटेंड करने पर यह एलिप्स को A1 एंड A2 पे कट करता है। तो A1 एंड A2 एलिप्स का वर्टिसेस कहलाएगा। O is called, the midpoint O of the line segment F1 F2 is called center of the ellipse। as well as जब ये दोनों फोकस को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट को हम इस तरह एक्सटेंड करते हैं कि वह एलिप्स को A1 और A2 पे जाके मिलता है, तो ये जो कटिंग पॉइंट A1 A2 है यह एलिप्स का वर्टिसेस कहलाएगा। एज वेल एज द पॉइंट A1 एंड A2 बी कॉल्ड वर्टिसेस ऑफ द एलिप्स। एक बात यहाँ पर और गौर करने की है कि जैसा कि हम जानते हैं कि एलिप्स के हर एक पॉइंट का F1 और F2 से डिस्टेंस का समान होता है, इसी वजह से ये F1 F2 का जो मिड पॉइंट O है वह A1 A2 का भी मिड पॉइंट होगा। यहाँ पे लिख देते हैं O is also midpoint of A1 A2। ये जनरल ऑब्जर्वेशन है। दूसरा एक चीज अब यहाँ बच गया है कि इलिप्स के किन्हीं दो पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट में हमारा A1 A2 जो लाइन सेगमेंट है वो सबसे बड़ा है। किसी भी दो पॉइंट को मिलाइए, उसमें सबसे बड़ा जो लाइन सेगमेंट मिलेगा जो इस सेंटर से होकर गुजरता है। अब ऐसे तो कहीं से गुजर जाए वो नहीं, हमें सेंटर से होकर गुजरने वालों में A1 और A2 पॉइंट को मिलाने वाला ये लाइन सेगमेंट सबसे बड़ा लाइन सेगमेंट होता है। चूँकि इलिप्स थोड़ा इधर उधर खींचा सा दिखता है, सो इसके एलोंग ये सबसे बड़ा
सेंटर से होकर के हम कह सकते हैं कि इलिप्स का ये सबसे बड़ा डायमीटर है A1 A2, और इस वजह से हम A1 A2 को इलिप्स का मेजर एक्सिस कहते हैं। A1 A2 इज कॉल्ड मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। पॉइंट नंबर 4, अब इस सेंटर O पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इलिप्स को पॉइंट B1 B2 पे कट करता है। तो हम ये देख सकते हैं बड़े इजी वे में कि सेंटर से जाने वाला A1 A2 तो एक था ही, A1 A2 के अलावा सेंटर से जाने वाला और कोई भी डायमीटर मीन्स एलिप्स के किसी दो पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट जो सेंटर से जाता हो उसको डायमीटर बोलते हैं। तो वो डायमीटर जो सेंटर से होकर जाता है में सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट जो डायमीटर होगा वह B1 B2 होगा। बड़े इजी वे में ऑब्जर्व किया जा सकता है कि हमारा B1 B2 सबसे स्मॉलेस्ट डायमीटर है, और इसी नाते B1 B2 को हम इलिप्स का माइनर एक्सिस के नाम से जानते हैं। B1 B2 जो कि परपेंडिकुलर होता है A1 A2 अर्थात मेजर एक्सिस पर, और वह सेंटर से होकर गुजरता है। सो B1 B2 इज कॉल्ड माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। सही, ये बात हो गई, ये माइनर एक्सिस हमारा हो गया। पॉइंट नंबर 5, ये हमारा 4 यहाँ पर हो गया। अब पॉइंट नंबर 5 में आते हैं। एक बड़ा ही रोचक तथ्य है, जैसा कि हमने डिफिनीशन में देखा है कि इलिप्स पर का कोई भी पॉइंट जो होता है उसका डिस्टेंस F1 और F2 से, माने कोई भी पॉइंट का दोनों फिक्स पॉइंट अर्थात दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट होता है। सो यदि हम कोई भी पॉइंट इलिप्स पर लेंगे और उसे यदि हम F1 से और F2 से मिलाते हैं P डैश, तो हमें एक ट्रायंगल मिलता है F1 P डैश F2, और जिसका कि 3 साइड्स होते हैं, एक P1 F1, एक P डैश F1, दूसरा P डैश F2 और तीसरा F1 F2। और ये किसी भी पॉइंट के लिए, एलिप्स के किसी भी पॉइंट्स के लिए A1 A2 को छोड़ करके, A1 A2 पर तो फिर ये कोइंसाइड्स हो जाएगा। सो P डैश यदि A1 A2 को छोड़ के और कहीं भी ट्रैक पर के किसी पॉइंट से हम F1 F2 को मिलाएं तो एक ट्रायंगल बनेगा, और उसका 3 साइड्स में 2 साइड्स F1 और F2 से डिस्टेंस का होगा। और जैसा कि हम ट्रायंगल के केस में जानते हैं कि ट्रायंगल के किन्हीं 2 साइड्स का सम तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होता है। सो P डैश F1 प्लस P डैश F2 ऑलवेज ग्रेटर देन F1 F2। तो यहाँ से एक फैक्ट निकल के आता है कि एलिप्स के किसी एक पॉइंट का दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम दोनों फोकस के डिस्टेंस से हमेशा बड़ा हो जाएगा। सेम केस A1 पर जब हम आएंगे तो बड़े आसानी से हम देख सकते हैं कि F2 से इसका डिस्टेंस और F1 से इसका डिस्टेंस का सम ऑब्वियसली F1 F2 से बड़ा होता है। सो हम कह सकते हैं, बड़ा इजी ये ऑब्जर्वेशन है कि सम ऑफ द distances of a point on the ellipse
is sum of the distance of a point on the ellipse from foci is always greater than the distance between the foci। इलिप्स पर के किसी एक पॉइंट का दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम हमेशा दोनों फोकस के बीच के डिस्टेंस से बड़ा होगा। ये बड़ा इजी ऑब्जर्वेशन है, कोई खास बात नहीं है। तो इस तरह से हम मेरा जो है ये 5 ऑब्जर्वेशन निकल के आते हैं, ये पॉइंट से 5 पॉइंट से, जिससे कि हमें इलिप्स को पूरी तरह से जानकारी देता है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले लें। फिर आगे बढ़ते हैं। तो इलिप्स के सभी ऑर्गन्स और पार्ट्स से परिचित हो जाने के बाद एक बार फिर से हम इस फिगर को समझ ले। ये हमारा इलिप्स का फिगर है, ये 2 फिक्स्ड पॉइंट है जिसको फोकस कहते हैं। ये इलिप्स का वर्टिसेस हो गया। A1 A2 मेजर एक्सिस है, वो मिड पॉइंट है F1 F2 का भी, और A1 A2 का भी मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट पे B1 B2 एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाता है, और यह B1 B2 जो है सेंटर से होकर जाने वाला, जो कि हम जानते हैं पॉइंट O जो F1 F2 दोनों फोकस को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। A1 A2 का भी मिड पॉइंट है, वो इलिप्स का सेंटर कहलाता है। सो सेंटर से जाने वाले जितने भी इलिप्स के डायमीटर हैं, या फिर ऐसे कहें कि इलिप्स के किसी 2 पॉइंट को मिलाने वाले वो सारे लाइन सेगमेंट जो सेंटर से होकर जाते हैं, में सबसे छोटा होगा B1 B2, और इसी नाते B1 B2 को माइनर एक्सिस कहते हैं। A1 A2 हमारा मेजर एक्सिस है, वो इलिप्स का सेंटर है। F1 एंड F2 2 फोकस है। P मान लेते हैं कि इलिप्स पर का कोई एक जनरल पॉइंट है। डेफिनेशन में हम देख चुके हैं, इस P के चलने से ही हमारा ये इलिप्स बनता है। दैट इज P क्या है, तो इलिप्स पर का कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट है P। अब आगे हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो 2 मेजर पार्ट्स हैं इलिप्स के, वो A1 A2 मेजर एक्सिस, B1 B2 माइनर एक्सिस, और पॉइंट O इन दोनों का मिड पॉइंट है। सबका हम मेजर निकालेंगे माप, और फिर उससे हम इलिप्स के कंडीशंस को न्यूमेरिकली फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। सो लेट A1 A2 जो डिस्टेंस है उसको हम 2a मान लेते हैं। ये कोई नंबर है 2a। B1 B2 इज इक्वल टू 2b। अब आपके दिमाग में ये बात आता होगा कि हम 2 क्यों ले रहे हैं। 2 इसलिए ले रहे हैं कि A1 से A2 का लंबाई मुझे लेना है, O उसका मिड पॉइंट है, तो जब कभी भी हमको A1 O की ज़रूरत होगा तो उससे भाग देना पड़ेगा। कैलकुलेशन को सिंपलेस्ट करने के लिए हम पहले ही ट्वाइस ले लिए हैं। सो A1 A2 जब 2a होगा तो A1 O या फिर OA2, सो A हो जाएगा वो। सो इसलिए हमने ऐसा मेजरिंग कर लिया है। यहाँ पर लिख भी देते हैं। सो A1O इक्वल टू OA2 इक्वल टू A होगा, एंड सो B1O इक्वल टू OB2 इज इक्वल टू B होगा। ये हमारा मेजर कर लिए। A1 A2 मेजर एक्सिस का लंबाई 2a, B1 B2 माइनर एक्सिस का लंबाई 2b ले लिए। अब जैसा कि हम डेफिनेशन से ही जानते हैं कि एलिप्स के किसी भी पॉइंट का F1 और F2 से डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट होता है।
चाहे वो पॉइंट यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ हो, कहीं भी हो, यहाँ से और यहाँ से डिस्टेंस का सम हमेशा एक समान होगा। तो अब हमारे दिमाग में एक बात आती है कि क्या ये जो हम मेजर कर लिए हुए हैं A1A2 और B1B2, इस मेजर के रिस्पेक्ट में क्या उस फिक्स्ड कांस्टेंट को, जो कि हर पॉइंट का F1 F2 से डिस्टेंस का सम है, वो जो कांस्टेंट है, क्या हम उसको पता कर सकते हैं? आइए इसका पड़ताल करते हैं। तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस को मेजर करना और यहाँ से इसके डिस्टेंस को मेजर करना कठिन काम है, क्योंकि वो कांस्टेंट एलिप्स के किसी भी पॉइंट के लिए कांस्टेंट होता है, एक समान होता है। तो हम एक ऐसे क्षण की कल्पना करते हैं कि P यहाँ पर आ जाए मतलब A2 के साथ कोइंसाइड्स हो जाए। मान लेते हैं कि ये पॉइंट A2 जो है घूमते घूमते P आ गया, या फिर ये पॉइंट A2 इलिप्स पर का ही पॉइंट है, उसको हम A2 से सूचित करते हैं। तो डेफिनेशन के अनुसार ये जो पॉइंट है इलिप्स पर का A2, उसका ये दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट आना चाहिए, जो होगा वही किसी भी पॉइंट के लिए होना चाहिए। नाउ we consider a point, consider the point A2 on the ellipse. By definition हमें क्या है कि ये पॉइंट A2 का जो कि इलिप्स पर है, F1 से और F2 से डिस्टेंस का सम निकालना उद्देश्य है। सो F1A2 प्लस F2A2, ये यदि कैलकुलेट करने में, कैलकुलेट मतलब इसके रिस्पेक्ट में, जो हमारा मेजर है उसके रिस्पेक्ट में यदि इसका हम वैल्यू निकाल ले तो हमें वो कांस्टेंट पता हो जाएगा, जो कि किसी भी पॉइंट का दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम है, तो हमेशा एक समान रहता है। वही हम करने जा रहे हैं। सो देखिए F1A2 को लिख सकते हैं F1O प्लस OA2, F1A2 को लिख सकते हैं F1O प्लस OA2। इधर है हमारा F2A2 ये वाला, इस पोर्शन को हम लिख सकते हैं OA2 माइनस OF2, OA2 माइनस OF2। एक चीज़ मेजर करना हम भूल गए, हम F1 F2 का भी मेजर कर लेते हैं। F1 F2 का मेजर ले लेते हैं 2C, मतलब हमारा F1 से F2 के बीच का जो डिस्टेंस है वह है 2C। इसलिए क्या हो जाएगा तब, F1O इक्वल टू OF2 इक्वल टू C हो जाएगा आधा। तो आइए, हमने ये दोनों लाइन सेगमेंट को इस प्रकार से रीराइट कर लिया है। अब F1O हमारा C है, OA2 O1A A1O और OA2 सब A है हमारा, फिर OA2 A है और फिर OF2 C है, एंड दिस इज इक्वल टू C प्लस A माइनस C से C कैंसिल होने के बाद हमें मिलता क्या है, 2A। दैट इज F1A2 प्लस F2A2 इज इक्वल टू 2A। ये एक हमारा रिजल्ट है। ये A2 कहाँ था, इलिप्स पर था, और उसका जो डिस्टेंस है इस फोकस F1 से और फोकस F2 से, वो क्या निकल के आ रहा है, 2A।
तो चूंकि इलिप्स में कहा जा रहा है कि इलिप्स के किसी भी पॉइंट का F1 और F2 से डिस्टेंस का सम हमेशा एक समान होता है, इसलिए ये किसी भी पॉइंट के लिए हमें A2 के लिए जो निकल के आया वो किसी भी पॉइंट के लिए उतना ही होगा। सो बाय द डिफिनीशन नहीं, बाय द डेफिनीशन ये जो हमारा A2 के लिए निकल के और P के लिए भी सही होगा। फॉर एनी पॉइंट P on the ellipse F1P plus F2P इक्वल टू 2A, ये आपका रिजल्ट निकल के आया। सो वो कांस्टेंट कितना होता है? 2A होता है। कौन सा कांस्टेंट? तो जो किसी भी एलिप्स पर के किसी भी पॉइंट का जो दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट कितने के बराबर होता है? 2A के बराबर होता है। और 2A कितना है? मेजर एक्सिस का लंबाई है। इस तरह से हमें एक बड़ा ही सुंदर तथ्य सामने निकल के आ रहा है कि इलिप्स पर कोई भी पॉइंट है तो दोनों फोकस से उसका जो डिस्टेंस का सम है वह किसके बराबर होता है? मेजर एक्सिस के लंबाई के बराबर होता है। तो हमारा एक बहुत ही बेहतरीन फैक्ट निकल के आता है, इसको हम लोग नोट, वो यह है कि द सम ऑफ द डिस्टेंसेस of a point on the ellipse from the foci is equal to the length of their major axis। ये बहुत ही बेहतरीन फैक्ट हमें निकल के सामने आया है। इलिप्स का कोई भी पॉइंट लीजिए, दोनों फोकस से उसका डिस्टेंस निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए, वो किसके बराबर होगा? तो उस इलिप्स के मेजर एक्सिस की लंबाई के बराबर हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इस फैक्ट के मदद से हम किसी भी पॉइंट का दोनों फोकस से लेंथ का सम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। सो अब आगे हम क्या कर रहे हैं कि हम कंसीडर कर रहे हैं पॉइंट B1 पर। पॉइंट B1 भी इलिप्स पर है और वह माइनर एक्सिस का टर्मिनल भी है। नाउ बी कंसीडर, ये हमारा छूट गया, मिट गया है, लेंथ ऑफ A1। नाउ बी कंसीडर on the point B1 on the ellipse। हम B1 पे विचार करते हैं। सो पॉइंट B1 का F1 और F2 से मेजर निकालने जा रहे हैं। ठीक है, OB कितना है? तो B है। F1O कितना है? तो C है। तो यहाँ पर लिखे हैं वी हैव OB1 इज इक्वल टू B, OF1 is equal to C, and triangle F1OB1 is an right angle
राइट एंगल ट्रिंगल। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम F1V1 क्या होगा, रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। F1V1 इज इक्वल टू रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर सेम केस भी इधर है, OF2 एंड B। Also F2B2 F2B1 sorry F2B1 is again C square plus B square। सो पॉइंट B1 का दोनों फोकस से डिस्टेंस कितने हो गए, इतना और इतना। इसको मिटा देते हैं, इस फैक्ट से हम लोग परिचित हो चुके हैं। इस फैक्ट से हम जो मिटा दिए उससे हम लोग परिचित हैं। तो हमारा F1B1 और F2B2 निकल गया। F1B1 क्या है, B1 का F1 से डिस्टेंस है। B1 F2 क्या है, तो B1 का F2 से डिस्टेंस है। सो नाउ B1 F1 प्लस यहाँ पर डाल दीजिए दोनों को रिजल्ट फर्स्ट। अब B1 F1 प्लस B1 F2 इज इक्वल टू क्या होगा, B1 एलिप्स पर है और F1 से इसका डिस्टेंस और F2 से इसका डिस्टेंस क्रमशः B1 F1 एंड F1 B2 है। और हम अभी अभी एक जो रिजल्ट प्राप्त किए हैं कि इलिप्स पर के किसी पॉइंट का दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम 2a होता है, मतलब मेजर एक्सिस के लेंथ के बराबर होता है। सो ये वाली जो एक्सप्रेशन है किसके इक्वल होगा, 2a के इक्वल होगा। चूँकि B1 इलिप्स पर है, F1B1 F1 से डिस्टेंस है, B1 F2 F2 से डिस्टेंस है, दोनों का सम मेजर एक्सिस के लंबाई के बराबर होना चाहिए, यानी 2a के बराबर होना चाहिए। सो B1 F1 प्लस B1 F2 इक्वल टू 2a। दिस इम्प्लाइज दैट B1 F1 एंड F2 B1 दोनों है रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चूँकि यह भी है इतना ही और दोनों इतना है, इक्वल टू 2a। कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट। 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर से स्क्वायर रूट हटाएंगे पर वहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारा रिजल्ट निकल के आता है और यह हमें मेजर एक्सिस की लंबाई, सेमी मेजर एक्सिस की लंबाई, ये पूरा यहाँ से यहाँ मेजर एक्सिस है और इसके हाफ A1O या फिर OA2 को सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं। उसी प्रकार से B1 B2 हमारा माइनर एक्सिस है और B1O और OB2 जो आधा आधा है, हाफ हाफ है, उसको सेमी माइनर एक्सिस बोलते हैं। सो ये जो हमारा रिजल्ट निकल के आया सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यह हमें सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन फोकस के बीच रिलेशन बताता है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन A, B एंड C। तो ये हमारा ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है। इसका यूज करके हम इलिप्स के डिफरेंट केसेस का स्टडी करेंगे अभी। तो अभी हमने दो प्रमुख तथ्य का पता लगाया। पहला कि इलिप्स पर के किसी भी पॉइंट का दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम हमेशा 2a होता है, यानी मेजर एक्सिस के लंबाई के बराबर होता है। और दूसरा A, B और C मतलब सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड हाफ ऑफ लेंथ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन फोकस के बीच का जो रिलेशन होता है वो होता है सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू
ए स्क्वायर। इसको हमें ध्यान में रखना है। हमने एक और फैक्ट यहाँ पर प्राप्त किया कि सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये रिलेशन हमें प्राप्त हुआ है। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ जाके ये कंप्लीट हुआ। अब ये दो मेजर फैक्ट पता कर लेने के बाद अब बारी आती है कि इलिप्स का दो केसेस का स्टडी करना। वो केस क्या होगा, आइए देखते हैं। केस फर्स्ट केस में हम ये देख रहे हैं कि इलिप्स के पास दो फोकस है। हमारे दिमाग में आता है कि काश ये दोनों फोकस यदि एक दूसरे की ओर चलते चलते सेंटर पे कोइंसाइड्स हो जाए, अध्यारोपित हो जाए, आके दोनों सेंटर पे बैठ जाए तो क्या होगा। वैसी परिस्थिति में सी तो जीरो हो जाएगा। कन्वर्सली यदि सी जीरो हो जाए तो क्या होगा, F1 और F2 के बीच का डिस्टेंस कम होने लगेगा। सी जब जीरो होने लगेगा तो F1 और F2 के बीच का डिस्टेंस कम होने लगेगा और यह किसके तरफ आने लगेगा, O की तरफ आने लगेगा। सो वेन C इक्वल टू जीरो, जब C जीरो हो जाएगा तो F1 और F2 कोइंसाइड्स विथ जीरो। When C equal to 0, then the foci coincides with the center ओ ही हमारा जो ओरिजिन मतलब सेंटर जो है F1 और F2 दोनों कहाँ आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा। दूसरा, फ्रॉम रिजल्ट, क्या रिजल्ट है हमारा, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हमारा रिजल्ट है। फ्रॉम रिजल्ट इतना, इसमें यदि c इक्वल टू 0 होता है, वेन c इक्वल टू, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको यहाँ पे सेकेंड कर लीजिए। वेन c इक्वल टू 0 देन सेकेंड इम्प्लाइज दैट, c जीरो करने पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड दिस इज इम्प्लाइज दैट b इक्वल टू a। इसको रिजल्ट थर्ड मान लीजिए। तो इस केस में जब C जीरो होगा तो पहला नंबर क्या होगा कि इलिप्स के दोनों फोकस आके सेंटर पे बैठ जाएंगे, यानी दोनों फोकस एक हो जाएगा। दूसरा क्या होगा कि A और B बराबर हो जाएगा, मतलब ये हमारा जो 2A है, A और B बराबर हो जाएगा तो 2A 2B भी तो बराबर हो जाएगा। सो A1 A2 मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों बराबर हो जाएगा, मतलब ये श्रिंक होगा और ये एक्सटेंड होगा। मतलब कुल मिला के हमारा फिगर राउंड हो जाएगा जिसका कि एक ही फोकस होगा और वो सेंटर होगा, मतलब सेंटर होगा पूरा राउंड हो जाएगा। हम इंट्यूशन ये बोल रहा है कि क्या बन जाएगा, वो हमारा एलिप्स बिकम ए सर्किल हो जाएगा। Thus from first and third we get the ellipse become a circle। ये हमारा इस केस का रिजल्ट हुआ कि when c equal to 0 then our ellipse become a circle whose center is O and radius is a equal to b equal to common, जो नंबर होगा सो। तो एक ये केस हुआ, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब केस सेकेंड पे विचार करते हैं। केस सेकेंड क्या है, केस सेकेंड में ये हो सकता है कि यदि C जो अभी OF1 का लंबाई है C, वो यदि OA1 के बराबर हो जाए तो
यही बात है। व्हेन C इक्वल टू A तो क्या होगा? सो व्हेन C इक्वल टू A, तो वैसी परिस्थिति में हमारा दो F1 जो है A1 पे आके बैठ जाएगा और F2 जो है A2 पे जाके बैठ जाएगा। सो इन दिस केस if the focus, the foci लिखें, the foci F1 and F2 coincides with the vertices A1 and A2 respectively, जब C A के बराबर हो जाएगा तो F1 A1 पे चला आएगा, F2 A2 पे चला आएगा। ये तो हो गया रिजल्ट नंबर 1। नाउ बाय द रिजल्ट, कौन सा रिजल्ट? जो ये है C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर, इसमें यदि C A के बराबर हो जाता है तो क्या होगा? इसको सेकंड कर लीजिए। When C equal to A, then second gives क्या हो जाएगा? C A बन जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर, and this implies that B square equal to 0, that is B equal to 0। ये वो फैक्ट आ गया था। तो इस केस में फिर से दो हमारा रिजल्ट आता है, दो चेंजिंग दशा दिखता है। फर्स्ट कि ये F1 A1 पे चला आएगा, F2 A2 पे चला आएगा, और दूसरा क्या रिजल्ट निकल के आता है कि B बिकम 0, ये हमारा B जो है 0 हो जाएगा। तो क्या मतलब, ये F1 F2 फैल के A1 A2 पे चला जाएगा और ये B1 B2 यहाँ पे श्रिंक होकर 0 हो जाएगा। मतलब पूरा का पूरा जो हमारा इलिप्स है वो मेजर एक्सिस पे आके कोइंसाइड्स हो जाएगा, संक्षिप्त हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और किसका अस्तित्व बच जाएगा? केवल A1 A2 का ही अस्तित्व बच जाएगा, और A1 A2 क्या बन जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट बन जाएगा। So by first and second we get the ellipse become the straight line segment A1 A2। यही हमारा जो है रिजल्ट आ गया। मतलब इस केस में जब C A के बराबर होगा तो हमारा इलिप्स क्या बन जाएगा? एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा A1 A2, मीन्स केवल मेजर एक्सिस ही बचेगा ऐसी केस में। तो ये दो स्पेशल केसेस था जिसका स्टडी हम इस रिलेशन के सहायता से कर पाते हैं, और ये रिलेशन के लिए हम सबसे पहले ये वाले रिलेशन लाए थे। तो ये हमारा हो गया कंडीशंस, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट है एलिप्स में इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी क्या होता है? एलिप्स में इसेंट्रिसिटी कुछ नहीं है, यह रेशियो है सेंटर से किसी एक फोकस का डिस्टेंस बाय सेंटर से करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स का रेशियो, यही होता है इसेंट्रिसिटी। सो हम जानते हैं कि
सेंटर से एक फोकस का डिस्टेंस c और सेंटर से एक वर्टेक्स का डिस्टेंस a होता है। सो ऐसा लिखेंगे कि द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस from the origin to one of the focus and one of the vertex of the ellipse is called eccentricity। दैट इज, इसेंट्रिसिटी को ई से डिनोट करते हैं, लिख देते हैं इसेंट्रिसिटी डिनोटेड बाय ई। सो ई इक्वल टू सेंटर से या ओरिजिन से फोकस का डिस्टेंस, हम ओरिजिन से ज़्यादा अच्छा सेंटर लिख देते हैं, सेंटर। सो सेंटर से एक फोकस के डिस्टेंस बाय सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा OF2 बाय OA2। दिस इम्प्लाइज दैट OF2 कितना, OF2 F1 F2 के आधा C बाय OA2 A1 A2 के आधा A। सो इसेंट्रिसिटी E इक्वल टू निकल के आ गया हमारा C बाई A। यही है इसेंट्रिसिटी। सो अभी तक हमने इलिप्स का इंट्रोडक्शन, उसके शेप का व्यू, डेफिनीशन, डिफरेंट पार्ट्स और ऑर्गन्स तथा दो इम्पॉर्टेंट रिलेशन जो यहाँ लिखा हुआ है और दो इम्पॉर्टेंट केसेस का स्टडी कर चुके हैं। और इन लास्ट अब जो बच गया है हमारा इलिप्स का अलजेब्रिक इक्वेशन प्राप्त करना बच गया है, स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालना बाकी काम रह गया है। सो अब हम इलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालने के लिए आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस लेने पड़ेंगे, उसके लिए ओरिजिन लेने पड़ेंगे। तो हमारे कोर्स में जो पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग सेंटर को, इलिप्स का जो सेंटर है उसको हम ओरिजिन मानेंगे। यहाँ पे ओरिजिन मानेंगे O को। ये जो हमारा मेजर एक्सिस है, इस मेजर एक्सिस को हम एक्स एक्सिस मानेंगे और जो ये हमारा माइनर एक्सिस है, हमारा जो माइनर एक्सिस है, इस माइनर एक्सिस को एज ए वाई एक्सिस कंसीडर करेंगे। ये जो हमारा P है, ये जो हमारा P है आर्बिट्ररी, इसका कोऑर्डिनेट हम XY मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब तो जब हम सेंटर को ओरिजिन मान लिए हैं, तो चूंकि ओरिजिन से F1 का जो डिस्टेंस है वो C है और ओरिजिन के लेफ्ट में है, इसलिए F1 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -C0 और F2 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा C0। अब जो हमारा डेफिनीशन होता है, जिस कंडीशन, जिस शर्त के अकॉर्डिंग हमारा ये ज्योमेट्रिकल फिगर बना है,
उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम अलजेब्रिक कैलकुलेशन करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाता है। तो हमारा क्या कंडीशन है एलिप्स के लिए, किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट के साथ एक बात जुड़ा रहता है कि दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट होता है, और हम जानते हैं कि वो कांस्टेंट किसके बराबर होता है, तो मेजर एक्सिस के लेंथ के बराबर होता है, और हमारा मेजर एक्सिस का लेंथ 2a है जो हम ले चुके हैं। So by the definition, for any point pxy on the ellipse pf1 plus pf2 is equal to 2a. This implies that pf1 कितना होगा, हम जानते हैं बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्टेंस फार्मूला से pf1 हो जाएगा रूट अंडर x माइनस सी मीन्स x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस pf2 कितना हो जाएगा, तो बाय डिस्टेंस फार्मूला x माइनस सी के होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 के होल स्क्वायर इक्वल टू 2a। अब हमें इसी को सिंप्लीफाई करना है, आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इम्प्लाई दैट रूट अंडर x प्लस सी के होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2a माइनस रूट अंडर होल स्क्वायर ऑफ x माइनस सी प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे हमें क्या मिलेगा, इधर से रूट हट जाएगा, x प्लस सी के होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू इसका होल स्क्वायर कितना होगा, तो 4a स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कितना होगा, तो प्लस इसका होल स्क्वायर करने पे रूट हट जाएगा, मीन्स x माइनस सी के होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये a माइनस बी के फॉर्म में है तो ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू 2a इंटू रूट अंडर होल स्क्वायर ऑफ x माइनस सी प्लस वाई स्क्वायर। तो केयरफुल्ली इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट होल स्क्वायर तोड़ते चले तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc प्लस वाई स्क्वायर, एंड ये इस साइड में क्या हो जाएगा, तो ये है हमारा 4a स्क्वायर प्लस x माइनस सी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 to 4a रूट अंडर x माइनस सी के होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इम्प्लाई दैट x कैंसिल होगी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्या दिस इम्प्लाई दैट 2xc इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 2xc माइनस 4a इंटू होल स्क्वायर ऑफ x माइनस सी प्लस वाई स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट 2xc और इधर माइनस 2xc है, सो इसको इधर ले आने पर ये हो जाएगा 4xc, इधर 4a स्क्वायर है तो इधर आने पे हो जाएगा 4a स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 4a रूट अंडर
होल स्क्वायर ऑफ x माइनस सी प्लस वाई स्क्वायर, एंड दिस इम्प्लाइज दैट 4 सब में है तो उसको कैंसिल कर सकते हैं इजीली, सो ये हो जाएगा। और 4 को कैंसिल करने के बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड का काम करेंगे तो हमारा हो जाएगा फाइनली एक्स सी माइनस ए स्क्वायर के होल स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू, ए स्क्वायर हो जाएगा इंटू इसके अंदर वाले का होल स्क्वायर तोड़ दें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc प्लस वाई स्क्वायर। तो आप इतने का स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लें। तो LHS का होल स्क्वायर तोड़ते चले तो ये हमारा हो जा रहा है एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस A4 माइनस 2xc ए स्क्वायर, और इस साइड में हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2xc ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर आके मल्टीप्लाई होगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट 2xc ए स्क्वायर से 2xc ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारा ये बचा एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। और भी कोई होगा नहीं, तो पहले इसको एक लाइन और लिख लें, प्लस A4 इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस दोनों को हम एक साइड यदि ले आए तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको इधर ले आए तो इधर आने पे हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को उधर कर देने के बाद इधर बच गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस A4। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमारा जो रिजल्ट है, जिस रिजल्ट के बारे में हम जानते हैं, जो हमारा रिलेशन है ए बी और सी में, उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और यहाँ से निकल गया माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर यहाँ ए स्क्वायर कॉमन आ जाने पर हमारा बचेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट ये क्या हो गया, तो माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और फिर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, माइनस बी स्क्वायर के, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस कैंसिल करने पे एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब बोथ साइड में ए स्क्वायर बी स्क्वायर से भाग करने पे, यदि हम बोथ साइड में ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। दोनों साइड में ए स्क्वायर बी स्क्वायर से भाग करने पर हम पाते हैं एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड फाइनली वी गेट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, चूँकि बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल होगा, वाई स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है एलिप्स का। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन of ellipse। एक्स स्क्वायर के नीचे मेजर एक्सिस, जो मेजर एक्सिस का चूँकि एक्स एक्सिस होता है तो उसके अलोंग मेजर एक्सिस का सेमी मेजर एक्सिस का लंबाई ए, और वाई एक्सिस के अलोंग माइनर एक्सिस होता है, सो वाई स्क्वायर के नीचे सेमी माइनर एक्सिस के लंबाई का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये ऐसा होगा। अब आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब एक चीज़ और इसमें गौर करने वाली बात है, वो क्या है? वो ये है कि अभी जो हम ये एलिप्स का इक्वेशन निकाले वह इस एलिप्स का है जिसका कि मेजर एक्सिस के अलोंग एक्स एक्सिस और माइनर एक्सिस के अलोंग वाई एक्सिस है, और यहाँ से यहाँ की लंबाई जो है, यहाँ से यहाँ की लंबाई जो है वह 2a है, और इसमें यहाँ से यहाँ की लंबाई जो है वह 2b है। लेकिन यदि एलिप्स इस टाइप का हो जाए जिसमें मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के लॉन्ग चला जाए और माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस के लॉन्ग चला जाए, मतलब ये यहाँ से यहाँ की लंबाई जो है b हो जाए और यहाँ से यहाँ की लंबाई a हो जाए, 2a हो जाए, 2b हो जाए, तो इस परिस्थिति में हमारा जो इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है एलिप्स का, उसी क्रम में चेंज कर जाएगा और कोई बात नहीं है। इसमें क्या चेंज करेंगे कि एक्स स्क्वायर के क्या है, माइनर एक्सिस है, इसलिए इसके नीचे सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर डलाएगा, और वाई स्क्वायर चूँकि हमारा वाई स्क्वायर जो है वाई एक्सिस जो है मेजर एक्सिस के अलोंग है, सो उसके नीचे सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर होगा और इक्वल टू 1 होगा। ये याद रखने की चीज़ है, ये कोई अलग चीज़ नहीं है, ये हमारा एलिप्स टर्न हुआ है, तो हमें एक्स और वाई के नीचे का केवल क्वांटिटी इंटरचेंज कर जाएगा। तो ये था हमारे एलिप्स की पूरी कहानी जो अब समाप्त होती है। धन्यवाद।